नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी राजी पूर्वक से होंगे। तो चलें आज की कहानी की सफ़र पे। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो ज़रूर जाके देखिए ना। हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखा है, हज़ारों की संख्या में है। उन कहानियों को भी तो आनंद लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च कीजिए, कई सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें कर्मवत से बहुत सारी स्टोरी उसमें आपको नज़र आएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है जितेंद्र की। जितेंद्र एक सीधे साधे नौजवान थे। जब उनकी शादी हुई थी ना तो बहुत ही खुश थे। पेशे से ड्राइवर थे, लोकल गाड़ी चलाते थे, ट्रक चलाते थे और डेली शाम को अपना घर लौट आते थे। उनका जो घर था ना बड़ा था। उनके जो पिता थे वो 4 भाई थे। अब 4 भाई, अब फिर उनके बेटे की बहुएं, एक तरह से घर में भीड़ सा लगा हुआ था। जितेंद्र भी अब एक कमरा उनको मिला हुआ था। जितेंद्र खुद 3 भाई थे, लेकिन उनकी जो भाई की शादी हुई थी ना, उनकी जो भाभियाँ थी अब थोड़ा अमीर घर से आई थी, दान दहेज बहुत सारी लेके आई थी। लेकिन जितेंद्र की जो शादी हुई थी ना, लड़की तो सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन गरीब परिवार से थी। अब उनकी जो भाभियाँ थी अब रह रह के ताना मारती थी कि तुम क्या लेके आई हो। मतलब कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा। जितेंद्र घर में अपना आते थे, रोज का सब कुछ सही चलता था। लेकिन धीरे धीरे जो उनकी पत्नी थी ना, अब उनसे शिकायत करने लगी कि आप तो चले जाते हो अपने काम पर ट्रक चलाने के लिए, लेकिन दिन भर में हमें जो झेलना पड़ता है ना, आप बर्दाश्त से बाहर है। मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊंगी। जितेंद्र हक्का बक्का रह गए कि बात क्या है। तब साल था 2006 का। जितेंद्र जी बताते हैं कि वो साल तो मैं भूल ही नहीं सकता। इसके बाद जितेंद्र जी हक्का बक्का रह गए कि अरे, हमने तो आज तक ऐसी कोई बात ही नहीं सुनी। मैं भी तो सुबह निकलता हूँ तब भाविया अब बिल्कुल खुश नज़र आती है, हंसी मजाक सबसे होता रहता है, तो हमने तो कभी नहीं सुना। पत्नी कहती है कि आप जब चले जाते हो ना, तब ये ताना मारना शुरू कर देती है। सच कहे ना, उसके बाद में जितेंद्र जी उस बात को परवाह नहीं करते। सोचते हैं कि घर में थोड़ा बहुत नोक झोंक तो चलता ही रहता है, अपने आप सही हो जाएगा। भाभी को आप शिकायत नहीं करने जाते कि भाभी आप ऐसा क्यों हमारी पत्नी के साथ में कहती हो। थोड़ा घबराते थे, आप इज्जत भी करते थे, इसलिए उनके पास में नहीं गए, ना कोई शिकायत किए। आप समझे कि अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़े दिन और ऐसे चलेगा और फिर शांत हो जाएगा माहौल। लेकिन वो माहौल शांत नहीं हुआ। जो उनकी पत्नी का कहना था कि वो हर दिन ऐसे ही ताने, और फिर कई दिन वो पत्नी उनकी खाना भी नहीं खाती थी। जब शाम को आते थे जितेंद्र तो उसका चेहरा सूजा हुआ, आंखें सूजी हुई, दिन भर रोती रहती थी। तब जितेंद्र को लगने लगा कि मामला हद से आगे बढ़ रहा है। अब फिर अपनी शिकायत लेकर के अपने भाइयों के पास जाते हैं। भाई साहब भी थे। भाई साहब भड़का देते हैं, कहते हैं तुम्हारी पत्नी को जो शिकायत किया ना, ये गलत किया है। हमारी जो पत्नियां हैं अब एक तरह से मिलजुल के काम होता है, लेकिन वो नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि हम मिलजुल कर इस परिवार में रहें। उसका जो मेन खेल है ना, अलग होना चाहती है। उधर से दूसरी बात मिलती है। जितेंद्र फिर अपने पत्नी के पास आते हैं। आप पूछते हैं कि तुम्हारा रवैया ऐसा है, हम तो सुने हैं कि तुम अलग होना चाहती हो। पत्नी कहने लगी नहीं नहीं, मैं अलग नहीं होना चाहती, मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ, लेकिन वो ये लोग मुझे रखना नहीं चाहते। मुझे अब एक अलग दृष्टि से देखते हैं। जैसे मैं गरीब घर की बेटी हूँ ना, तो ये अमीर घर की हैं। दिन भर मुझे ताना ना कोई बात तो मारते रहते हैं, तो भला मैं कब तक रह पाऊँगी। इसलिए मैंने गुस्से से बोला था कि मैं आप लोग के साथ में अब बिल्कुल रह नहीं पाऊँगी। जितेंद्र समझ गए कि मामला अब बिगड़ता जा रहा है। अपने भाइयों से बोलते हैं कि थोड़ा भाभियों को आप समझाओ। भाभी को डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे। भाई ने कहा कि अब जो होना है हो चुका है, अब इस बात को भूल जाओ, मैं सब कुछ समझा दूंगा। भाई भी काम पे जाते थे। उनके जाने के बाद में कौन किसका सुनता है। घर में ऐसे ही कलह होती रहती थी। आखिरकार जितेंद्र की पत्नी गुस्से में उठती है और फिर अपने मैके चली जाती है, जो वहाँ से लगभग 2-2.5 घंटे की बस का सफ़र पे था। जितेंद्र जब शाम में आते हैं ना,
तो घर में पत्नी है नहीं। देखने की कोशिश करते हैं, आंगन में कहीं पर भी नहीं है। अपनी भाभी से पूछते हैं, तब वो हाँ ही कहती हैं हंस करके कि देवर जी वो तो दोपहर में चली गई, बोल के गई है कि जब तुम अलग होगे ना तभी आएगी। तो जाओ अपने लिए घर बनाओ अलग से, अब महारानी के लिए ठाट बाट करो और तभी तो वहाँ महारानी आएगी। ये सुनकर के जितेंद्र जी बड़ा शौक रह गया, शौक में आ गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उनको लगा कि नहीं भाभियाँ मजाक कर रही हैं, लेकिन बात कब तक छुपी रहती। सबने बताया कि हाँ दोपहर में चली गई है। अच्छा, तब जितेंद्र जी उदास हो जाते हैं। अगले दिन छुट्टी लेकर के अपने ससुराल पहुंचते हैं तो वाकई में पत्नी उनके ससुराल में बैठी हुई थी। जितेंद्र जी समझाते हैं कि चलो घर पे चलो, लेकिन वो मानती नहीं है कि नहीं बहुत हो चुका है, हम उस घर में ताना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपको मुझे ले चलना है तो अलग घर बनाओ, अलग घर लो, चाहे बेशक किराए का हो, तब हम अकेले में आपके साथ रहना चाहेंगे। उन भाभियों के साथ में नहीं जो हर वक्त मुझे अजीब सी नज़रों से घूरती है, ताना मारती है, हंसती है मुझ पर। कब तक मैं बर्दाश्त करूंगी। जितेंद्र को भी अब लगने लगा कि अब मामला आगे बढ़ गया है और तब अपनी पत्नी से कहने लगे, तुम्हें पता ही ना कि मैं एक ड्राइवर हूँ, ट्रक ड्राइविंग करता हूँ और कितना पैसा मिलता है। सारा पैसा तो अब घर के खर्च में अब चला जाता है, भाइयों को मैं दे देता हूँ, मिलजुल कर हमारा परिवार चलता है, तो ऐसा कैसे संभव होगा। जितेंद्र की पत्नी बिल्कुल अपनी जिद पर थी कि मैं उसी शर्त पर जाऊंगी जब तक तुम अपने लिए नया घर बना नहीं लोगे। उन लोगों से हमें कोई रिश्ता अब रखना ही नहीं है। दो टूक शब्दों में अब पूरा समझा दिया जितेंद्र की पत्नी ने। हालांकि जितेंद्र के जो सास ससुर थे अपनी बेटी को समझा रहे थे कि नहीं बेटा परिवार में मिल कर रहना चाहिए, लेकिन उनकी पत्नी रो रो के बताने लगी, कब तक माँ, कब तक पिताजी, एक सहने का एक सीमा होती है। आपको मैं रोज़ गाली दूं तो क्या आप मेरी बात को सह पाओगी। बात भी उचित थी। तब जितेंद्र को लगा अब तो मामला हाथ से निकल गया है। अब इसके बाद पत्नी तो आती नहीं, अपने घर लौट जाते हैं। रोज़ का वही काम, सुबह निकलते थे, ट्रक चलाते थे और शाम को 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे रात को लौट आते थे। उसके बाद सीधा साधा जो जितेंद्र थे अपनी पत्नी के गम में ऐसा पागल हुए कि कब नशे की ओर उनका अब एक तरह से पैर फिसल गया। नशे की ओर बढ़ चुके थे, दारू पीने लगे पत्नी के गम में। साइकिल से आते थे, जहाँ उनके ट्रक खड़ा होता था ना, जो मालिक का घर था वहाँ से करीब करीब 2.5 किलोमीटर था। वहाँ पर ट्रक ले आकर के उसके दरवाजे पर खड़ा करते और फिर अपनी साइकिल लेकर के 2.5 किलोमीटर का सफ़र रात में तय करके अपने घर पहुँचते थे। दारू का शौक लग चुका था, घर तो जैसे काटने को दौड़ता था। जब घर में आते थे पत्नी नहीं होती तो अब एक तरह से बेचैनी तो होती थी, मन में अजीब अजीब ख्याल आते थे। तब वो दारू की तरफ अपना अब एक कदम बढ़ा लिए थे। अब वो क्या करने लगे कि घर में किसी को पता भी नहीं लगे कि मैं दारू पीता हूँ। रास्ते में, बीच रास्ते में एक पोखर था, नहर था, वहाँ पर पोखर भी था और एक नहर भी गुजर रहा था। वहाँ एक बरगद का पेड़ था। वहाँ पर जो था ना, जब मुर्दा वगैरह जलाया जाता था, पास में शमशान था और वहाँ पर मटका वगैरह बांध दिया करते थे। जो कुछ क्रियाक्रम होता है ना, 9 दिन या 8 दिन, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वो सब होता था वहाँ पर बरगद के पेड़ पर मटके बांध करके। आज ये सब शव को जलाने के बाद में, जो दाह संस्कार के बाद ये जो होता था वही होता था वहाँ पर। वहाँ पर बैठने का स्थान भी बना हुआ था और वहाँ पर हैंडपम्प भी लगा हुआ था कि लोग बाग राहगीर हैं, आते जाते अपनी प्यास को बुझा सके। और गर्मी के टाइम में बरगद का पेड़ बड़ा ही था, घना ही था, उसकी छाया भी दूर दूर तक अब रहती थी, जिसमें जानवर भी आके बैठते थे। इंसान तो इंसान, जानवर वो भी आके बैठ जाते थे। सबके लिए फ़ायदेमंद था। बरसात में अगर कोई बरसात भीगता हुआ आ गया तो वहाँ वो ओट मिल जाता था, कुछ देर वहाँ पर गुजार सकता था। तो एक तरह से बहुत ही फ़ायदेमंद था वो बरगद का पेड़ और सब लोग अब उसका फ़ायदा भी उठाते थे। जितेंद्र जो थे ना, दारू तो ले लेते थे ठेके से, लेकिन यहीं पर आकर के जो बरगद का पेड़ था, हैंडपम्प था, नहर थी, पोखर था, बैठने का स्थान था, चाहे रात को 10 बजे आएँ, चाहे 11 बजे आएँ,
घर में दारू पी के जाते थे, लेकिन घर में नहीं पीते थे। साइकिल खड़ा करते थे और इसके बाद वहाँ जो बैठने का स्थान था वहाँ पर आराम से बैठते और अपना पैक सैग लगाते। और जब लगता कि हाँ अब ठीक है, पैक ख़त्म हो चुका है, तब अपनी साइकिल उठाते और चल पड़ते अपने घर पर। जाके अपना कमरा खोलते, आराम से सो जाते। किसी को पता भी नहीं लगता कि जितेंद्र दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं, आराम से सो जाते। ऐसी उनकी दिनचर्या अब चल रही थी। मन ही मन अपनी पत्नी के वियोग में एक तरह से रोते थे, किसी को अब दिखाते थोड़ी थे। मन में उनका एक व्यथा थी कि कैसे मैं कर पाऊंगा। मेरी पत्नी तो मान नहीं रही, मेरे सास ससुर का कहना भी नहीं मान रही, तो मेरी कहना कहाँ से मानेगी। पत्नी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और उसको छोड़ना भी नहीं चाहती थी। उसके साथ अब एक तरह से प्रेम संबंध अब जो होता है ना, वो बैठ चुका था। उसको पाना चाहते थे कि ये हमारे साथ में रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। संभव जब था कि अपने लिए अलग से घर का व्यवस्था कर लेते, सब कुछ कर लेते, और तब उनकी पत्नी आ सकती थी। उनके घर में जो विशाल घर था, बड़ा सा घर था, और उसमें वो आना नहीं चाहती थी। अब एक तरह से चिंता में हमेशा दुख में रहते थे। ट्रक भी चलाते थे तो यही सोचते रहते थे कि कहीं से मुझे पैसा मिल जाए, बहुत सारा धन मिल जाए मुझे, ताकि मैं अपने लिए बड़ा सा घर बना लूँ, जिसमें मेरी अब पत्नी रहे, मैं रहूँ, अब मेरे होने वाले बच्चे रहें। मन में उनका इस तरह का प्लान चलने लगा। लेकिन ट्रक ड्राइवर की नौकरी थी, लिमिटेड पैसे मिलते थे, और उस पैसा को अब कहाँ तक अब आगे बढ़ा सकते थे। जो भी पैसा होता था अपने बड़े भाई को दे देते थे, और बड़े भाई अपने हिसाब से उनको खर्च करते थे अपने परिवार में ही। लेकिन अब धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। जितेंद्र का मन बिल्कुल पहले से चेंज हो चुका था। कुछ पैसा तो अपने दारू पर खर्च करने लगे, और कुछ पैसा अपने लिए अब रोक दिए। आधा ही पैसा जो सैलरी का था अपने भाई को देते थे। भाई ने मजाक में पूछ लिया कि अरे जितेंद्र, तेरी पत्नी तुझे छोड़ के चली गई तो उसका हिस्सा तू अपने पास में रख रहा है। पहले तो पूरा पैसा देता था जो भी सैलरी मिलती थी, लेकिन अब आधा पैसा काट देता है। इसका मतलब यही समझे ना कि तेरी पत्नी यहाँ घर पर नहीं रहती है, इसलिए आधा पैसा नहीं दे रहा। हंसते हुए मजाक की तरह उनके बड़े भाई ने बोला। तब जितेंद्र कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन मन में एक गांठ सी बैठ गई थी। उनको लगा कि कब तक अब मैं बिना पत्नी का रहूँगा, कुछ न कुछ तो व्यवस्था करना चाहिए। अपने यार दोस्तों से कर्ज मांगते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए मोटे पैसे की जरूरत पड़ती है। ज़मीन तो थी उनके पास में, लेकिन अब ईंट भट्ठा सब कुछ, जो रोड़ी पत्थर सब कुछ चाहिए ना, उसके लिए एक मोटे पैसे की ज़रूरत थी। अब पैसा तो था नहीं। अपने मालिक से मांगते हैं कि एडवांस दे दीजिए, हर महीना आप पैसा काट लेना, लेकिन मालिक भी हाथ खड़े कर देता है। मन बड़ा व्यथित होता है। रात को 11 बजे के आसपास ट्रक खड़ा करते हैं मालिक के घर पर, अब फिर अपना साइकिल उठाते हैं। आप दारू तो पहले ले लेते थे, अपने थैले में रख लेते थे। वहाँ पर आते हैं बरगद के पेड़ के पास में, और उनका नियम था दारू पीने से पहले 1-2 ढक्कन ज़मीन पर गिराते थे। आप बोलते थे कि कोई भी यहाँ पर हो अपना भोग ले लेना। एक तरह से जो दारूबाज इंसान होते हैं ना, वो ऐसा ही एकांत में करते हैं। जो अनजानी जगह होती है, उनका कहना है कि आसपास में जो आत्माएं भटकती रहती हैं वो भोग ले लेती है, फिर किसी को परेशान नहीं करती है। ऐसा ही जितेंद्र करते थे। जब दारू का ढक्कन खोलते थे ना पीने के लिए, तो 2 ढक्कन ज़मीन पर बोल के गिराते थे कि आसपास में कोई है तो आकर के अपना भोग ले लीजिए। अब इसके बाद वो दारू पीना शुरू करते थे। उस रात जो बोतल लेके आए थे ना, ख़त्म नहीं हो रही थी। सोच में डूबे हुए थे कि घर किसके ले जाऊं, कौन है मेरा। मेरी पत्नी तो अपने मैके बैठी हुई है, घर काटने को दौड़ता है। बोतल खोल करके भोग तो लगा चुके थे जैसा वो रोज़ करते थे। अब फिर जहाँ पर बैठे हुए थे कुछ दारू तो पी लिए थे, और नशा जो था ना कुछ तेज चढ़ गया था। अब फिर अपनी आंखें बंद करके अब एक तरह से नींद में आ गए थे। नशे की वजह से कोई होश नहीं। उनके बगल में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, कुछ भी पता नहीं। जैसे ही वो अपने नींद में आते हैं, तब उनको कोई आवाज़ देता है। आवाज़ बड़ा मीठी होती है। आवाज़ के सुन कर के वो जागते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, देखते हैं कि अरे कौन हो सकता है। इतनी रात को, अब तो लग रहा है कि आधी रात हो चुकी है,
अब तो हमें घर भी चलना चाहिए। लेकिन जब आवाज़ आती है, मीठी आवाज़, तो बरगद के पेड़ की तरफ देखते हैं। बरगद के पेड़ के पास में वो चबूतरा सा बना हुआ था और वहाँ पर बैठे हुए थे। और कब वो लेट गए थे उनको याद भी नहीं। दारू का बोतल रखा हुआ था, चखना पखना जो रखा था वो वहीं पर पड़ा हुआ था। जितना पीना था उसी में उनको नशा हो चुका था, बाकी दारू बोतल में पड़ी हुई थी। आवाज़, मीठी सी आवाज़ सुनाई पड़ती है और तब वो बरगद के पेड़ के पास में देखते हैं तो वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है, बरगद के बिल्कुल जड़ के पास में। जब उसको देखते हैं अपनी आंखें मलने लगते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ रात के औरत का क्या काम है। लेकिन जो पहनावा ऐसा कुछ देखते हैं ना तो अपनी पत्नी को याद आती है। ऐसी उनकी पत्नी पहनावा पहनती थी और बाहर चांद की रोशनी थी, छन छन करके चांद की रोशनी वहाँ पर पड़ रही थी। चांद की रोशनी में देखते हैं तो अब ऐसी लग रही थी कपड़े लत्ते से, लेकिन चेहरा ढका हुआ था। और वो कह रही थी कि आधी रात हो चुका है, क्या तुम अपने घर नहीं जाओगे आज। आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ बड़ा मीठी होती है, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कौन हो सकती है। और तब उनके मुंह में से आवाज़ ऐसे निकलता है कि मैं किसके लिए जाऊं घर पर, कौन है मेरा इंतज़ार करने वाला। मेरी पत्नी तो अपने घर में बैठी हुई है, वो कहती है कि अब मकान बनेगा, घर बनेगा और तभी मैं अब जाऊंगी। तो ना मेरे पास में पैसा है, ना मैं मकान बना पाऊंगा और ना मेरी पत्नी आएगी, तो मैं घर किस लिए जाऊं। ये अपने अंदाज में बोल देते हैं, निकल जाता है मुंह से। जो अंदर इंसान घुटता रहता है ना, और वो आवाज़ कभी न कभी बाहर निकलती है, वही आवाज़ उनके अंदर से निकल जाती है। औरत जो थी पेड़ के तने के पास में, बरगद के पेड़ के तने के पास में खड़ी थी। जब आवाज़ सुनती है ना जो ये बोलते हैं, और तब उनके थोड़ा नज़दीक आ जाती है। अभी जितेंद्र है ना, उसको देखना चाहते कि आखिर कौन है और ये मुझसे क्यों कह रही है कि आप घर नहीं जाओगे क्या। पूछते हैं, डर नहीं लगता उनको, नशे में थे और डर किस लिए, वो तो रात दिन का उनका रास्ता था, हमेशा आते थे, डर वाली कोई बात ही नहीं थी। उस औरत से पूछते हैं कि देवी जी आप हैं कौन और आप मुझे क्यों घर जाने के लिए बोल रही हैं। आपको तो मैं कभी देखा नहीं ना इस जगह पर, और इतनी रात को आप कर के आ रही हो यहाँ पर, आपको तो अपने घर पे होना चाहिए। और तब वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि हाँ मैं अपने घर पे तो ही हूँ, मैं कोई बाहर थोड़ी हूँ। बोलते बोलते और जितेंद्र के पास में आ जाती है। जितेंद्र उसको देखना चाहते हैं लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ है, देख नहीं पाते हैं। लेकिन आवाज़ मीठी लगती है, कपड़ा लत्ता जैसे उनकी पत्नी पहनती थी अब वैसी पहनी हुई है, लेकिन उनकी पत्नी नहीं हो सकती। आवाज़ जो था ना थोड़ा अलग था, पत्नी से अलग था। उनके मन में बड़ा अब एक तरह से खलबल मची हुई थी कि आखिर इसका घर ही यहाँ पर कहाँ है। यहाँ तो बरगद का पेड़ है, इधर में नहर है, इधर पोखर है, ये रोड रास्ता चल रहा है और दूसरी साइड में खेती खेत हैं, तो ये घर तो यहाँ है नहीं। फिर पूछते हैं कि देवी जी मजाक मत कीजिए, आप हैं कौन और आप मुझे क्यों बोल रही थी कि तुम घर नहीं जाओगे। तब वो औरत बिल्कुल उनके नज़दीक आकर के चबूतरे पर बैठ जाती है और कहती, हाँ मैं देखना चाहती थी, मैं तुमसे जानना चाहती थी कि आज घर नहीं जाओगे क्या, आज यहीं पर रहोगे। तुम ये क्या बोल रहे थे कि तुम जब तक घर अपना नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारी पत्नी नहीं आएगी। तो ऐसा क्या तकलीफ है तुम्हारे घर में कि तुम्हारी पत्नी वहाँ पर रुकना नहीं चाहती। उनका कहने का मतलब ये था। जितेंद्र अनजानी औरत को देख करके अब वो थोड़ा संकोच में डूबे हुए थे कि मैं तो अनजाने में बोल दिया, नशे में था, ऐसा बात मुझे बोलना नहीं चाहिए था। अब दूसरे को अपनी बात बोल करके क्या फ़ायदा जो हमारी कोई मदद नहीं कर पाए। तब कहने लगे कि देखिए मैं आपको जानता नहीं ना पहचानता हूँ, आप कहाँ से आई हो, आपका घर कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानता। अभी भी उन पर जो था ना नशे का असर था। और फिर वो बताने लगे कि मैं आपको क्यों बताऊं, मैं ये क्यों बताऊं, ये सब बातें हमारी जो घर की पर्सनल है मैं आपसे शेयर क्यों करूं। लड़की जो औरत थी हंसने लगी और कहने लगी, अभी अभी तो तुमने सब कुछ बता दिया और तुम कह रहे हो कि क्यों बताऊं। हो सकता है कि तुम्हारी मैं मदद करूं तो तुम मुझसे खुल के बातें कर सकते हो। जितेंद्र नशे में थे लेकिन इतना नशा अब ये चढ़ा नहीं था, सब कुछ
अब सोने के बाद में नशा डाउन हो चुका था, अपने होश व आवास में थे। और तब कहने लगे कि आप मेरी क्या मदद करोगे? मैं आपको तो जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो मैं आपसे अब कैसे उम्मीद रख सकता हूँ कि आप मेरी मदद करोगे? आप हो कौन? और तब औरत हंसते हुए कहने लगी कि जो तुम रोज करते थे, रोज तुम दारू लेकर के आते थे, यहाँ बैठते थे और 2 ढक्कन दारू का भोग मुझे लगाते थे कि जो भी यहाँ पर है आकर अपना भोग ले लो। तो मैं ही तो भोग लेती थी। मुझे लगा कि आज तुम ज़्यादा नशे में हो गए हो, अब मैं तुम्हें अब जगाई ताकि अपने घर पहुँच सके। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ चल रहा है। तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर हुई पड़ी है। अब कहो तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूं। जब ये बातें सुनते हैं जितेंद्र, समझ में नहीं आता है। भोग तो अब मैं ना जाने किसको बोलता था। मैं तो सुना था कि ऐसा किया जाता था कि आसपास में कोई आत्माएं भटक रही हो, वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए भोग दे देते हैं दारू पीने के पहले। तो आप कौन हैं? क्या आप कोई आत्मा है, प्रेतात्मा है? वो औरत खिलखिला के हंसने लगी और कहने लगी कि हाँ, तुम ऐसा ही समझ सकते हो। तुम तो मुझे रोज दारू पिलाते थे, भोग देते थे। क्या तुम्हें कुछ पता नहीं चला? मैं तुम्हारे आसपास में अब मौजूद रहती थी, तुमने कभी देखा नहीं? जितेंद्र हैरान थे और कहने लगे कि नहीं, मैं तो कभी ध्यान नहीं दिया। और तब कहने लगे कि आप मेरी कैसे मदद करेंगे? डरे नहीं जितेंद्र। उनको लगा कि जब इतना होने के बाद में औरत आग के पास में बैठी है, तो अगर उसको कुछ गलत करना होता तो अब तक कर देती। डरे नहीं, नशे में थे। अब इतना नशा भी नहीं था, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इतना नशा भी नहीं था, होशोहवास में थे। उनको लगने लगा कि ये जो प्रेतात्मा है अब इनकी मदद कैसे करेगी। पूछने लगे कि देवी जी, आप मेरी कैसे मदद करेंगी? तब वो औरत कहने लगी कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त होता है। अगर आप शर्त मानोगे तब मैं आपकी पूरी मदद कर सकती हूँ। इतना मैं आपको धन दे सकती हूँ, आप उसे अपना घर, मकान सब कुछ कर सकते हो, जिससे आपकी रूठी हुई पत्नी आपके घर पर आ सके। इतना तो मैं कर सकती हूँ। जितेंद्र बड़ा खुश हो गए और कहने लगे कि फिर शर्त क्या है, मुझे क्या करना होगा? तब वो कहती है कि कोई कठिन शर्त नहीं है, मेरे साथ में 5 रात तुम्हें गुजारनी पड़ेगी। अगर तुम ये शर्त मान लेते हो तो मैं तुम्हें इतना धन दे सकती हूँ कि तुम अपने लिए मकान बना सको, सब कुछ कर सको जो तुम्हारी पत्नी चाहती है। बस इतना सी बात है, और इसके बाद तुम आज़ाद रहोगे। ना हमसे तुम्हारा कोई मतलब रहेगा, ना अब कोई दारोकार। बोलो, अगर तुम्हें मंजूर है। मुस्कुराते हुए वो औरत जी जो थी पर्दे में थी, लेकिन खिलखिला कर हंसते हुए कि अगर तुम्हें मंजूर है तो अब ये धन तुम्हें दे सकती हूँ। जितेंद्र जो थे ना, उनको लग रहा था कि ये प्रेतात्मा तो नहीं हो सकती, ये मजाक कर रही है। प्रेतात्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते थे और वो मन ही मन सोचने लगे कि मेरे को ये शायद बेवकूफ़ बना रही है, ये आसपास की रहने वाली है और अपना टाइम पास करना चाहती है। और फिर जितेंद्र कहने लगे कि चलिए, मैं मान लिया कि मैं आपके साथ में 5 रात बिताऊंगा, तो आप धन मुझे कब दोगे? और तब वो कहने लगे कि 5वें रात में आपको धन दूंगी, और जिससे अपना मकान जो भी तुम बनाना चाहते हो बना सकते हो। जितेंद्र आजमाने को चाहा। जितेंद्र कहते हैं कि मैं आजमाना चाहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। और तब वो कहने लगी कि आज नहीं, कल आओ, कल आना तुम, और जैसे तुम रोज़ आते हो अब वैसे तुम करना। यहाँ आकर के मुझे भोग देना और इसके साथ में कुछ स्वादिष्ट मिठाई भी लाना। कल, आज नहीं। आज तो मुझे बहुत आवश्यक काम है। मैं तो बस तुम्हें देख करके आ गई थी कि तुम सो रहे हो और कोई प्रेतात्मा, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि तुम मुझे भोग देते थे और उस भोग को मैं चखती थी। तो इतना तो मेरा हक बनता है ना कि तुम्हें सचेत कर दूं ताकि तुम अपने घर लौट जाओ। जितेंद्र को लगा कि ये सब मजाक चल रहा है। अब लड़की भाग रही है, औरत भाग रही है, मुकर रही है। और तब कहने लगे कि ठीक है, मिठाई में आपको अब क्या पसंद है? और तब वो महंगी मिठाई का नाम बताती है कि वो प्योर ले आना, देसी घी वाला, और कल हम फिर मिलेंगे। अब इसके बाद वो उनके बगल से उठती है और फिर बरगद के पेड़ के पीछे चली जाती है
अब फिर गायब हो जाती है। जितेंद्र फिर उठते हैं, बरगद के पेड़ के पीछे जाते हैं उसका पीछा करते हुए, लेकिन वहाँ जाकर के हैरानी होती है क्योंकि वो लड़की जो औरत थी वो नज़र नहीं आती है। बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ से एक रास्ता जाता भी था। उनको लगा कि इस रास्ते से कहीं चली भी गई होगी, और उधर खरपतवार भी सब लगे हुए थे ऊंचे ऊंचे, बरसात का टाइम था, कहीं छिप गई होगी, मजाक कर रही है और कोई नहीं। इसके बाद जितेंद्र अपनी साइकिल उठाते हैं। हाँ, कमाल की बात थी, जो दारू बाकी पड़ी हुई थी वो दारू भी खाली हो चुकी थी। चखने पकने सब पड़े हुए थे, उसको किसी ने नहीं छुआ। कोई जानवर भी होता ना, तब भी उसको चट कर जाता, लेकिन जानवर वहाँ पर नहीं आया। बोतल का ढक्कन बंद। अब बाकी जो दारू जो पी नहीं पाए थे, अब वो सब खत्म हो चुकी थी। अब इस पर विशेष ध्यान नहीं दिए, उनको लगा कि मैं ही पी चुका था, ऐसा उनको महसूस हुआ। अब फिर साइकिल उठाते हैं, अपने घर लौट आते हैं, आराम से सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, सारी बातें उनको भूल जाते हैं। जब अपने ट्रक चलाने जाते हैं, दोपहर हो जाती है, खाना खाने के लिए ढाबा पर रुकते हैं, और तब उनको याद आती है कि रात में मेरे साथ में ऐसा हुआ था। क्या ये सपना था या सच में था? उस औरत ने कहा था कि अगर तुम मुझे अब ये 5 जो शर्त मान लेते हो, 5 रात मेरे साथ में गुजार सकते हो, तो मैं तुम्हें धन दे सकती हूँ। और उसके लिए वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आज नहीं, कल आप आना, ऐसे ही करना, बोतल लेके आना और मुझे भोग देना, और फिर स्वादिष्ट मिठाई भी लाना। मन में सोचने लगे कि मिठाई तो बड़ी महंगी है, देसी घी का मिठाई है, लेकिन आजमाना को चाहा। वो कई बार तो उनका मन कर रहा था कि ये सब मेरे सपने में चला था, सपने में हुआ था, ये हकीकत में नहीं है। मन उनको भ्रमित करता था कि क्यों इतना महंगा मिठाई खरीदेगा, छोड़ो ना। लेकिन शाम होते होते अब एक बार आजमाने का उन्होंने सोच लिया कि चलो, अब हो सकता है कि सपना है, सपने में वो लड़की आई हो, चलो उसकी बात को मान लेते हैं, कहीं हमारा घर बस जाए, हमारा घर बन जाए, हमारी पत्नी जो रूठी हुई है हमारे घर में आ जाए। आजमाने को सोचते हैं। फिर हलवाई की दुकान पर जाते हैं, और जिस औरत ने जैसे बोला था कि स्वादिष्ट मिठाई लाना, घी वाला, देसी घी वाला, वही मिठाई खरीदते हैं। अब इसके बाद दारू लेते हैं, चखना पकना जैसे रोज़ करते हैं। अब फिर रात को करीब 10 बजे तब वहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद चारों तरफ देखते हैं कि औरत आसपास में है क्या। उस बरगद के पेड़ के पीछे भी जाते हैं, उधर जो पगडंडी जा रही थी, जिधर उनको संदेह था कि ऐसे वो जा सकती है, सब तरफ देख लेते हैं, लेकिन कहीं भी औरत का अता पता नहीं है। तब उनको लगने लगा ये मेरा मन का भ्रम था, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई प्रेतात्मा आमने सामने थोड़ी आ सकती है, वो तो हवा है, हवा की तरह होती हैं, हम उनको देख कैसे सकते हैं। और रहा उसके साथ रात बिताने के बाद ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो कोई इंसानी जिस्म तो है नहीं, वो तो एक तरह का हवा है, और हवा के साथ में रात बिताना, उसके साथ अब एक तरह से सोना बैठना, अब प्यार करना, बड़ा अजीब ख्याल है, ऐसा नहीं हो सकता है। उनके मन में इस तरह का विचार चल रहा था, लेकिन मन जो बेचैन था ना, शांत नहीं था। उनको लगा कि अब छोड़ो ना, ये बातों को ख़त्म करते हैं, और फिर वो दारू का बोतल खोलते हैं। पीने का इच्छा थी, जल्दी पीना चाहते थे, अब लेट भी हो चुका था, 10 बज चुके थे रात को। रास्ता जो था आवागमन अब बंद हो चुका था। अब वैसे वो रास्ता उनके गांव की तरफ ही जाता था, गांव का रास्ता था, और उस पर कोई कोई आ नहीं रहा था, ना कोई जा रहा था। दारू का ढक्कन खोलते हैं, और फिर 2 ढक्कन डाल करके ज़मीन पर वैसे ही जो आदत बनी हुई थी कि आसपास में कोई भी हो अपना भोग ले लो, ऐसे ही करते हैं। तब उनको मिठाई का ध्यान आता है, अरे मैंने मिठाई भी लाया। मिठाई का पैकेट खोलते हैं और उसमें कोई मिठाई अब उस चबूतरे पर रख देते हैं कि आसपास में कोई हो अपना आके भोग ले लो। बस इतना कहने के बाद में चारों तरफ देखते हैं, जब औरत नज़र नहीं आती है तब उनको लगता है कि मेरे मन भ्रमित किया था, ये मेरे सपना ही आया था, हकीकत में ऐसा मेरे साथ में रात में हुआ ही नहीं था। इस चीज़ को मान लेते हैं। अब बड़े आराम से बैठ कर के अपना बोतल का एंजॉय करने लगते हैं। उसके साथ में जो नमकीन, मूंगफली, आल जाल लेके आए थे उसका स्वाद लेने लगते हैं। मिठाई को जैसे वो डब्बे में बंद करके अब वैसे वैसे साइड में रखती थे उसी चबूतरे पर। 11 बज गया,
10 बजे आए थे, 1 घंटा लगभग हो चुका था, नशा चढ़ चुका था, लेकिन आधी बोतल अभी बाकी था। उनको लगने लगा कि बस अब तो हो चुका है, अब चलते हैं। तभी उनको ध्यान आता है रात के सपने की बात। उनके लिए तो एक सपना ही था, क्योंकि अगर उस औरत को अब चारों तरफ ढूंढ लिए थे, नज़र नहीं आई थी, तो लगा कि मन भ्रमित करके सपना ही दिखाया था, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक तरह से थोड़ा आंखें बंद कर लिए, नशा चढ़ गया था। कोई दूसरी ब्रांड 2 दिन से पी रहे थे, तो वो तेज दारू था, नशा थोड़ा चढ़ गया, सुरूर आ गया, तो उसी चबूतरे पर लेट गए कल की तरह। आंखें भी बंद हो गई और एक तरह से नींद में भी आ चुके थे। आवाज़ आती है, वही आवाज़ ने अब उनको जगा दिया। वही औरत उनके बगल में जहाँ पर मिठाई रखी हुई थी, वहाँ बैठ करके अब मिठाई का पैकेट खोल करके बड़े आराम से अब उसका स्वाद ले रही है। दारू जो आधा अब बचा हुआ था, और उसको कब उसने डकार लिया था अब ये तो मालूम ही नहीं। अब जितेंद्र देखते हैं, एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। उनको लगता है कि ये सब सपना ही है, हकीकत में तो है नहीं। मैं तो 10 बजे से आकर के बैठा हूँ, अगर उस आत्मा को आना होता तो कभी का आ जाती। ये आसपास के कहीं के रहने वाली है औरत, या मेरा कोई सपना है, ऐसे उनका मन भ्रमित कर रहा था। अब कुछ समझ नहीं पा रहे थे, हक्का बक्का से उस औरत को देख रहे थे। और औरत सारा मिठाई ख़त्म करने के बाद तब उनकी तरफ देखती है। हाँ, बहुत बढ़िया मिठाई था, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने बोला था। आनंद आ गया। तो तुमने क्या सोचा है, चले फिर हम? अब जितेंद्र को विश्वास नहीं हो रहा कि वही कल वाली जो सपने वाली लड़की है अब बिल्कुल उनके सामने में बैठी हुई है। औरत बिल्कुल वही अंदाज, वही कपड़े लत्ते, चेहरा ढका हुआ, अभी तक चेहरा नहीं देख पाए। जितेंद्र का आवाज़ नहीं निकल रही है। औरत खिलखिला के हंसती है, कहती है, क्या हुआ, डर गए? मैं प्रेतात्मा हूँ इसलिए? क्या तुम्हें अपना मकान नहीं बनाना है? तुमने शर्तें तो मान ली थी, तुम शर्त तो तोड़ नहीं सकते। एक तरह से दबाव बनाने लगी। जो प्रेतात्मा थी न, प्रेतात्मा लड़की, अब जितेंद्र पर दबाव बनाने लगी। आज जितेंद्र एकदम हैरान थे। उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये स्वप्न है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन लड़की खिलखिला के हंस रही थी और उनके और समीप आके बैठ गई कि चलो हम चलते हैं ना, अपना जो तुमने वादा किया था 5 रात गुजारने का, तो आज हम पहली रात है, चलो अब देर मत करो, समय निकलता जा रहा है। जितेंद्र अभी भी बोल नहीं पा रहे थे। तब लड़की उनका कंधा पकड़ के हिलाती है कि क्या अभी भी नशे में हो या नशा उतर चुका है। जैसे ही कंधा हिलाती है ना, जितेंद्र का जो रहसा नशा होता है ना, वो भी उतर जाता है। तब बोलते हैं कि तुम कल भी आई थी ना। अब वो लड़की अब अपना मुंह खोल करके हंसते हुए कहने लगी कि तुम रात भर में भूल गए, बदल गए, क्या तुम्हें याद नहीं है? तब जितेंद्र को लगा कि ऐसे ही तो कल भी हुआ था, अभी तक उसका चेहरा नहीं देखे थे। तब कहने लगे कि मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप कैसी हो। पल्ला जो अपने पल्लू कर रखी थी, और वो पल्लू फेर देती है। आज जब देखते हैं जितेंद्र ना, हूबहू उनकी पत्नी की तरह अब लग रही है। आवाज़ थोड़ा चेंजेज है, लेकिन 19-20 का बस यही फर्क था। जब उसकी शकल सूरत देखते हैं ना, तो एकदम कांप के रह जाते हैं। अरे तुम प्रेतात्मा लड़की खिलखिला के हंसती है और कहने लगी, तुम धोखे में मत रहो, जिसको तुम अब समझ रहे हो ना, मैं वो नहीं हूँ। हाँ, मेरा शक्ल सूरत अब तुम्हारी कल्पनाओं से ऐसा हो चुका है, शायद तुम्हें ऐसा ही लड़की पसंद है, और तब मैंने वही रूप धारण कर लिया है। तुम इस गलतफहमी मत रहना कि तुम्हारी पत्नी यहाँ पर आई है। खिलखिला के हंसने लगी। अब उसका रंग रूप सब कुछ पहनावा नहावा देख करके जितेंद्र को लगने लगा कि अगर इसकी आवाज़ थोड़ी सी बदली होती ना, तो बिल्कुल टू कॉपी ये मेरी पत्नी लगती। एक तरह से वो थोड़ा खौफ में हो गए थे कि आप प्रेतात्मा हैं। और तब लड़की कहने लगी कि कल ही तो बात हुई थी, इतनी जल्दी तुम भूल गए? क्या तुम्हें अपना मकान नहीं बनवाना है? और तुमने तो शर्त को हाँ भर लिया है, तो अब देरी हो चुकी है, अब ज़्यादा देर नहीं करना है, चलो उठो और मेरे साथ में चलो। जितेंद्र डरे हुए थे, ये कैसा है भाई, ये प्रेतात्मा लड़की हमारी
मदद कैसे करेगी। चलो मैं मान भी लिया कि 5 रातें इसके साथ बिताऊंगा, तो ऐसी क्या गारंटी है कि ये मुझे धन देगी। तब वही सवाल पूछते हैं कि चलो मैं मान लिया जी कि मैं आपके साथ 5 रात बिताऊंगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप मुझे इतना सारा धन देगी जिससे मेरा घर मकान अलग बन जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। इसकी गारंटी क्या है। लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ, हमारा जो शब्द है ना वही गारंटी होता है। तुम्हारी दुनिया में गारंटी नाम की चीज़ होती है, लेकिन हमारी दुनिया में जो शब्द एक बार निकल जाता है अब वही गारंटी होती है। अब देर मत करो, तुमने शर्त के लिए हाँ भर दिया है, अगर तुम शर्त से मुकरोगे तो तुम नुकसान उठा जाओगे। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारा खून को पी जाऊंगी। वो जो लड़की थी, औरत थी, अब जितेंद्र को धमकाने लगी, अपना असली रंग रूप अब जैसे जाहिर करना चाहती है। कहने लगी कि मैं प्रेतात्मा हूँ, मैं तुम्हें अपनी असली रूप दिखाऊं क्या। जितेंद्र डर गए और कहने लगे नहीं नहीं, आप मुझे मत मारिएगा। मैं डर गया। अब इसके बाद जितेंद्र को लगा कि अब दोनों तरफ से हम बच नहीं सकते, अगर हम इसकी कहना नहीं मानते तब तो ये मुझे मार डालेगी, मेरा खून पी जाएगी। अब मैं उसके साथ रात गुजारता हूँ, क्या पता वो धन दे या ना दे। अब तो फंस चुके थे, वादा करके शर्त मान करके आखिरकार उस लड़की का कहना मानना ही पड़ा। वो लड़की अब जितेंद्र को हाथ पकड़ के उठाती है कि चलो अब देर मत करो, समय निकलता जा रहा है। और उसके बाद बरगद के पेड़ के पास वो आ जाती है। वहाँ से बाकी जो रास्ता था और उसी रास्ते पर पगडंडी पर चलने लगती है। आगे जाकर के अब एक खेत का इलाका आता है, वहाँ पर एक झोपड़ी अब दिखाई देती है। उस झोपड़ी के अंदर ले जाती है। देखने के बाद में झोपड़ी बाहर से झोपड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन जब अंदर जितेंद्र जाते हैं उस लड़की के साथ में ना, वो महल से कम नहीं था। हर सुख सुविधा के सामान वहाँ पर मौजूद था, रोशनी भी थी, सब कुछ था, खाने पीने का जो चाहिए वहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा। जितेंद्र अब बहुत डरे हुए थे सब देखने के बाद में कि बाहर से एक छोटी सी झोपड़ी नज़र आ रही है और अंदर से एक बड़ा बड़ा सा महल अब दिखाई दे रहा है, जिसमें सब सुख सुविधा के सामान मौजूद है। लड़की अब कह रही है कि देर मत करो, हमारे साथ अब रात बिताओ, अब फिर ऐसे ही 5 रात तुम्हें बिताना है, और इसके बाद मैं अपना वादा जो कभी मुकर नहीं सकती मैं पूरा करूँगी। अब जितेंद्र के पास में कोई चारा नहीं था। आखिरकार उस प्रेतात्मा लड़की के साथ अब रात को वहीं बिताते हैं, उसके साथ अब सोते हैं, बैठते हैं, प्यार करते हैं, जो वो चाहती है अब उसको मनोकामना पूर्ण करते हैं। सुबह जब वो उनकी आँख खुलती है ना, तो अपने आप को उसी बरगद के चबूतरे पर पाते हैं, साइकिल वहीं खड़ी है। जब उनकी नींद खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। आसपास में देखते हैं कि अरे मुझे तो प्रेतात्मा लड़की अब एक महलनुमा घर में लेकर आई थी, बाहर से देखने में झोपड़ी सा लग रहा था, लेकिन मैं तो यहाँ पड़ा हूँ। तो ये क्या सब कुछ सपने के अंदर में चल रहा था। मैं दारू पिया था और इसके बाद शायद मैं सपना देखना शुरू कर दिया था। वो सपने में लड़की आई थी। अब एक तरह से अपने पर अब यकीन नहीं होता है कि वो प्रेतात्मा के साथ में रात बिता करके और यहाँ पर आ चुके हैं। उनको लगने लगा कि मैं तो यहाँ से हिला तक नहीं हूँ, इसी चबूतरे पर जहाँ मैं लेटा हुआ था वहीं लेटा हुआ था। ये दारू की बोतल यहीं पड़ी है, मिठाई शायद जानवर खा चुके हैं और दारू उसमें बचा नहीं है, इसका मतलब मैं सारा दारू पी चुका हूँ। जितेंद्र को यही एहसास होता है। उनको लगने लगा कि ये सपने का खेल है और इस जगह पर आकर के मुझे कल भी सपना आया था और आज भी सपना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। दारू पीने के बाद में ये सपना आ गया है। अपने घर लौटते हैं। सुबह के टाइम में सब परिवार सोता रहता है। भाई जो बड़ा भाई था ना, अब बाथरूम जा रहे थे। जब सुबह के टाइम में अपने भाई को देखते हैं तो जितेंद्र से पूछते हैं, जितेंद्र इस वक्त कहाँ से आ रहा है। जितेंद्र कोई जवाब नहीं देते। साइकिल खड़ा करते हैं आंगन में और फिर अपने कमरे में आकर के दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। आराम से बिस्तर पर गिर जाते हैं और फिर सो जाते हैं। टाइम नहीं हुआ था अभी सुबह का धुंधलका था और उनको निकलना होता था 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे, तो गहरी नींद में चले जाते हैं। जब उनकी नींद खुलती है, जब भाभियाँ उनको आवाज़ देती है कि भैया काम पर नहीं जाना है क्या, सोते ही रहोगे क्या, और तब जितेंद्र की आँख खुलती है। भैया काम पर नहीं गए हुए थे, बस तैयार थे और तभी उनको नज़र आते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं।
जितेंद्र को आवाज़ देते हैं, जितेंद्र मेरी बात सुनना। जितेंद्र को लगा कि भैया ऐसे ही बुला रहे होंगे। जितेंद्र को लेकर के भैया अब एकांत में जाते हैं। कहते जितेंद्र इतनी सुबह सुबह तू कहाँ से आ रहा था, रात कहाँ तूने बिताया। जितेंद्र सब बात को गोल कर जाते हैं। कहने लगे कि भैया मेरा ट्रक खराब हो गया था, तभी इतना वक्त लग गया। उनको भाई को लगा कि कहीं जितेंद्र कहीं बहक तो नहीं रहा है, इधर उधर कहीं जा तो नहीं रहा, किसी लड़की के पास में, किसी औरत के पास में, क्योंकि इनकी पत्नी तो है नहीं। अब शक सुबह तो बड़े भाई थे, जिम्मेदारी थी, वो समझ भी रहे थे। तब जितेंद्र को समझाए कि तेरा कहीं कदम नहा बहक तो नहीं रहा जितेंद्र, सच बताना, तो किसी औरत, किसी लड़की के जाल में तो नहीं फंस गया है। जितेंद्र कहने लगे नहीं भैया, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तब बड़े भाई को लगता है कि ठीक है, क्योंकि जितेंद्र उनसे झूठ बोलते नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने हर बात को छिपा दिया था, कुछ भी नहीं बताए थे। अब इसके बाद वही ट्रक का काम अपना सारा दिन ट्रक पर अपना चलाते रहे। और शाम के टाइम में अब ऐसा ही लगने लगा कि चलो फिर अपना बोतल लेते हैं, वो तो रोज़ का काम हो चुका था। मिठाई उठाई तो कुछ नहीं लेते हैं, आज बोतल अपना चखना पखना लेकर के। अब फिर आज भी लेट हो चुका था, करीब 10:30 पौने 11 का टाइम था। और उसी जगह पर साइकिल खड़ा करते हैं। अब फिर आदत के अनुसार बोतल खोल करके 2 ढक्कन ज़मीन पर गिराते हैं कि आसपास में कोई भी हो अपना भोग ले लीजिए। अब फिर अपना शुरू हो जाते हैं। नई ब्रांड का दारू पीते थे तो पूरी तो पी नहीं पाते थे, आधा पीने के बाद भी उनको सुरूर चढ़ जाता था। और ऐसा सुरूर चढ़ता था कि अपने आप को अब एक तरह से स्थिर भी नहीं रख पाते थे, चबूतरे पर लेट जाते थे। और जैसे लेटते थे तो नींद आ जाती थी। नींद लगने के बाद में जब वो प्रेतात्मा लड़की आती थी और तब उनको उठाती थी, उनको लगता था कि सब कुछ ये सपने की दुनिया में चल रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। उस लड़की के साथ उसी झोपड़ी में जाते थे, वहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता था, चमकता हुआ घर, बढ़िया बढ़िया सब चीज़ें, खाने पीने का सब कुछ। और उसके साथ अब रात व्यतीत करते थे, पति पत्नी की तरह जैसे रात बिताया जाता था। और इस तरह करते करते 5वीं रात पर अब आ चुके थे। और सुबह में अपने आप को उसी चबूतरे पर पाते थे, बरगद वाला चबूतरे पर सोते हुए। उनको लगता है कि सब सपने में चल रहा है, और अच्छा है, चल रहा है तो कोई बात नहीं, आनंद भी आ रहा है। 5वीं रात आ चुकी थी। 5वीं रात में फिर वही काम करते हैं, दारू का ढक्कन खोल करके भोग लगाते हैं कि आसपास में कोई भी हो आकर अपना भोग ले लो। फिर आधा बोतल पीने के बाद में चबूतरे पर लेट जाते हैं, मन ही मन सोचते रहते हैं। और कब उनको नींद आ जाती है पता ही नहीं लगता है। आखिरकार जब प्रेतात्मा लड़की आती है, उनको जगाती है और कहती है कि सोते ही रहोगे या चलोगे। तब फिर वही खेल शुरू हो जाता है। हाथ पकड़ती है प्रेतात्मा और फिर उसी घर में लेके जाती है, झोपड़ी में, जो बाहर से देखने में झोपड़ी है और अंदर में चकाचौंध है। पूरी रात बिताने के बाद में सुबह में जब उनकी आँख खुलती है ना, तो अपने आप को फिर उसी चबूतरे पाते हैं। आँख खुलती है, जैसे लग रहा है कि सपनों का खेल है, सपनों का खेल है। लेकिन जितेंद्र को एहसास हो रहा था कि ये सपना नहीं है, हमारे साथ में वही सब खेल हो रहा है जो मैं सपना देखता हूँ, ये हकीकत है। वो प्रेतात्मा लड़की मेरे पास में आती है, मुझे हाथ पकड़ के ले जाती है। उनको कुछ अब संकेत मिलने लगा था अपने शरीर से, थकावट से। वो थक जाते थे, ट्रक चलाते हुए सुस्ती घेर आती थी। और तब उनको लगने लगा कि मैं उस प्रेतात्मा लड़की के साथ रात गुजार रहा हूँ। ऐसा संकेत उनको अब मिलने लगा। अब जो उस लड़की ने बताया था, वार्तालाप हुआ था, सांधी हुई थी, एक तरह से शर्तें अब रखी गई थी, वो शर्त तो अब पूरा हो चुका था। 5 रातें तो अब व्यतीत हो चुकी थी। उसी रात में फिर आते हैं 10 बजे के आसपास में, वही रास्ता था और वहीं पर अब हैंडपम्प लगा हुआ था, पानी लेते थे, दारू का अपना सेवन करते थे। उस रात भी अब एक तरह से भोग लगाते हैं कि जो भी आत्माएं हैं यहाँ पर अब आ जाओ, अपना भोग ले लो। अब इसके बाद ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद में वही होता है, सुरूर चढ़ने के बाद में अब अपने आप को स्थिर रख नहीं पाते हैं, चबूतरा पर लेट जाते हैं। इस बार जब उनकी आँख खुलती है ना, तो मीठी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, एक भारी आवाज़ अब उनके कानों में गूंजती है। जब आवाज़ गूंजती है ना, तब अपने आँख खोल देते हैं, देखने की कोशिश करते हैं
कि अरे वो तो प्रेतात्मा लड़की होनी चाहिए, लेकिन प्रेतात्मा लड़की की जगह पर एक बूढ़ा आदमी उस चबूतरे पर उनके बगल में बैठा हुआ है। अब बड़ी बड़ी आंखों से उनको घूर रहा है। कहता है, बेटा तुमने मुझे भोग दिया, अब मैं यहाँ पर आ गया, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। जब ये देखते हैं, महसूस करते हैं, लगने लगा कि ये सपने की दुनिया है। आंखें मलते हैं, अब फिर आंखें जब खोलते हैं तो बूढ़ा वहीं मौजूद है। मुस्कुरा के कहता है भारी आवाज़ में कि बेटा क्या मदद चाहिए, तुमने मुझे भोग दिया, अब मैं आ गया, क्या कोई मदद चाहिए तुम्हें। तब वो डर जाते हैं कि नहीं बाबा जी, मुझे कोई मदद का ज़रूरत नहीं है। डर जाते हैं, उठ करके अपने साइकिल उठाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन बूढ़ा कहता है, अरे मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन एकदम डरे हुए उसकी आंखें देख करके, अब बड़ी बड़ी आंखें, उनका लगने लगा कि वास्तव में ये कोई भूत प्रेत है, हमें दूर भागना चाहिए। साइकिल उठाते हैं, अपने घर की तरफ अब निकल लेते हैं। नशा जो था सब कुछ उतर चुका है। घर जाते हैं, भाई उनके बड़े भाई जाग रहे थे और तभी भी आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। जब वो साइकिल खड़ा करते हैं तो बड़े भाई निकल के आते हैं। पहली बार उनको नशे की हालत में भाई देखते जितेंद्र को, देख करके समझ जाते हैं। अब पूछते हैं कि तू दारू पीता है आजकल जितेंद्र। जितेंद्र कोई जवाब नहीं देते हैं। अब फिर अपने कमरे में चल जाते हैं। बड़े भाई समझ जाते हैं कि अभी नशे में है, बात करना ठीक नहीं है। जब आँख खुलती है ना जितेंद्र की, तो सुबह हो चुकी है। घर में अब औरतों की आवाज़ आ रही है, बच्चे का गुनगुनाना, खेलना, शोर शराबा हो रहा है। सुबह हो चुकी थी और आँख खुल चुका था। उठते हैं, लेकिन जब अपने बिस्तर पर देखते हैं ना, तो वहाँ पर एक थैला रखा हुआ है, पुराना मटमैला थैला, जो किसी को ऐसा लगे कि जैसे ज़मीन से निकाला गया हो। बदबू भी आ रही है, गीली मिट्टी की बदबू आ रही है उसमें। उस थैला को देख करके हैरान हो जाते हैं कि ये तो मेरे कमरे में था नहीं, तो आखिर आया कहाँ से, क्या है इसके अंदर में। खोलते हैं, खोलने के बाद जब देखते हैं ना, तो उनकी आंखें पथरा जाती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसमें तो बहुत सारे सोने का जेवर है। ये किसका है भाई, हमारे घर में ये आया कैसे। बदन उनका कांपने लगता है इतने सारे सोने का जेवर देख करके। ये तो मेरे पत्नी का हो ही नहीं सकता है, मेरी पत्नी तो सारा जेवर लेके गई है। ये तो जैसे लग रहा है कि ज़मीन से निकाला हुआ खोद करके, सड़ी हुई मिट्टी की इसमें बदबू भी आ रही है। तो आखिर इसका किसका हो सकता है। भाभीियों को कोई मतलब नहीं, हमारे घर में क्यों रखेगी। डर जाते हैं एक तरह से, लेकिन अब इतना सारा सोना देख कर लालच भी आ जाता है। अब फिर उस सोना को, थैले को अपने जगह पर छिपा कर रख देते हैं। बाहर शोर शराबा चल रहा था, दरवाज़ा खोलते हैं तो बड़े भाई ब्रश करते हुए नजर आते हैं। आवाज़ देते हैं, जितेंद्र जितेंद्र इधर आओ। जितेंद्र अब रात समझ गए थे कि भैया अब मिल चुके हैं, अब पूछेंगे सवाल कि दारू कहाँ से पी के आए हो, क्या रोज़ दारू पीते हो। आप झूठ आप बोलना चाहते थे, वही अपने भैया को समझाते हैं कि भैया मैं रोज़ नहीं पीता, कल पार्टी थी, यार दोस्तों ने पार्टी दिया था, अब वैसे भी हल्का फुल्का मैं पी लिया था। अगर मैं ज़्यादा नशे में होता तो मैं साइकिल चला के थोड़ी आता। अब नहीं होगा भैया, आगे से मैं ऐसा कभी गलती नहीं करूँगा। इसके बाद भाभीियों के पास जाते हैं, सबके जेवर देखते हैं, सब तो पहन रखी है। संतुष्टि होती है कि नहीं, भाभीियों के जेवर नहीं है। फिर अब उस जेवर को बार बार खोलते हैं, दरवाज़ा बंद करके, और देखते हैं कि जेवर तो बहुत ही कीमती है, क्या ये असली है। उसमें से एक जेवर निकाल लेते हैं और फिर अपने ट्रक के काम पर निकल जाते हैं। कोई शहर आता है, वहाँ पर ट्रक रोक करके सुनार के पास जाके चेक कराते हैं। और तब वो कहता है कि भाई ये खालिश सोना है, बिल्कुल प्योर है। और तब जितेंद्र कहते हैं कि भाई मेरे पास में कुछ ऐसा ही सोना है, क्या आप खरीदते हो। और तब बोला हाँ, आपके पास जितना सोना है हम खरीद सकते हैं। जितेंद्र खुश हो जाते हैं। फिर शाम के टाइम में अपना वही है जो मालिक का घर था, ट्रक खड़ा करते हैं, अब बोतल खरीद लेते हैं, फिर अपना घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में सोचते हैं कि ना, मैं अब उस जगह पर दारू पीऊँगा नहीं। अब दारू पीने के बाद में नशा चढ़ जाता है। अब भैया मेरे पर नज़र रख रहे हैं। अब तो मैं घर पहुँचूँगा और घर में अपना दरवाज़ा बंद करके 2-4 पैग लगा के आराम से सो जाऊँगा, भैया को पता भी नहीं चलेगा।
अब इसलिए उस चबूतरा पर रुकते नहीं हैं, साइकिल चला करके आगे निकलना चाहते हैं। और तभी बुजुर्ग का आवाज़ सुनाई पड़ती है। चबूतरे पर बैठा हुआ आवाज़ देता है, अरे बच्चा, आज यहाँ पर बैठोगे नहीं? आज मुझे भोग नहीं दोगे क्या? जितेंद्र एकदम डर जाते हैं। उनको समझ में आता है कि ये तो कोई प्रेत है, कोई प्रेतात्मा है। नहीं भाई, इसे हमें दूर भागना चाहिए। अपने घर पहुंचते हैं। अब इसके बाद घर के अंदर ही अब अपना जो दारू पीना था 2-4 पैक लेते हैं और फिर एक बार जेवर को खोल करके अच्छी तरह से तसल्ली कर लेते हैं कि हाँ, सब कुछ सही है। अगले दिन उसमें से आधा जेवर निकाल करके अपने ट्रक में रख के चल देते हैं। उसी सुनाने के पास जहाँ पर वो बात किए थे वहाँ जा कर के आज जब उसको बेचते हैं, जितना सारा पैसा उनको मिलता है अब उनकी आंखें एकदम चुंधिया जाती है। इतना तो उन्होंने सोचा भी नहीं था, खाली सोना था। और तब उनके सपने अब एक तरह से पूरे होने लगे। घर आते हैं, अब भैया से कहते हैं, भैया को कहना मानते थे, जो भी बात होता था भैया को समझाते हैं कि भैया मैं अपना एक घर बना रहा हूँ अलग से, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? भैया कहने लगे कि नहीं, मुझे क्यों इतराज़ होगा भाई, मुझे तो खुशी होगी। तो क्या तुम्हारे पास में इतना पैसा है कि तुम एक नया घर बना सको, वो भी जैसा तुम्हारा सपना है, जैसा तुम बता रहे हो? तब कहते कि हाँ भैया, ये सपना मैं अपना पूरा करना चाहता हूँ, बस आप मेरा साथ दीजिए। हाँ 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 कह दीजिए। मैं ज़मीन का चुनाव भी कर लिया हूँ। तब वो ले जाकर ज़मीन दिखाते हैं कि भैया मेरा सपना है कि इस जगह पर हमारा घर बने। और जो उनके दिमाग में चल रहा था सब कुछ अपने भैया को बता दिया। भैया बड़ा खुश थे, लेकिन लास्ट में बोलते हैं कि छोटे, इतना धन तेरे पास में आएगा कहाँ से, कैसे बनाएगा? और तब जितेंद्र बताते हैं कि भैया मैं ये जो बात है ना, मैं किसी को बताता नहीं, मैं आपको सब कुछ शेयर करता हूँ। आप चलो मेरे घर पर। अपने कमरे में ले जाते हैं और वो सारा पैसा जो लेके आए थे वो सब कुछ दिखाते हैं। और जो आधा बचा हुआ जो सोना था वो अपने भैया को सुपुर्द कर देते हैं कि भैया ये रखिए अपने लिए, इसीलिए अपना जो भी काम करना है आप कर सकते हैं, ये आपका हिस्सा है। और मैंने अपना आधा हिस्सा अलग से मैंने बेच दिया और उसी से मैं अपना घर द्वार सब कुछ बनाना चाहता हूँ। बड़े भैया को विश्वास नहीं हुआ और तब वो पूछने लगे ये सब आया कहाँ से? अब इसके बाद कोई भी झूठ अब बताते नहीं हैं, सब कुछ सच बताने लगते हैं कि उस बरगद के पेड़ के पास में मैं ऐसे ही करता था, आपसे मैं डरता था तो दारू पी के घर पर आना नहीं चाहता था, और जब मैं आता था जब सारे परिवार सो जाते थे। ज़्यादातर मेरा जो टाइम था इस बरगद के चबूतरे पर बीतता था। सब कुछ बताती है, एक एक बात कोई छिपाए नहीं। उस प्रेतात्मा लड़की के साथ में मैं रात में जाता था। बाहर से देखने में झोपड़ी थी लेकिन अंदर में महल जैसा दिखता था। एक एक बात बता दी है। भैया सोच में पड़ गए और कहने लगे ये प्रेतात्मा लड़की है प्यारे, कहीं तुम्हारे साथ में कोई छल कपट अब बाद में चल करके तुम्हारे साथ कुछ ऐसा काम ना हो जाए। चल मैं तुझे अब तांत्रिक पास लेके चलता हूँ। लेकिन जितेंद्र मना करने लगे, कहने लगे भैया इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच उसकी जो संधि थी, एक तरह से शर्त था, हमने भी पूरा कर लिया और उसने भी पूरा कर लिया। हमारे पास अब उतना जो धन देने के लिए बोली थी उससे ज़्यादा ही दे दिया। उसने भी अपनी शर्त निभा लिया है। अब मैं उसके साथ 5 रातें बिता चुका हूँ। अब कोई ऐसी शर्त बाकी नहीं है और ना हमें डरने की ज़रूरत है ना आपको डरने की ज़रूरत है। उस बूढ़े बाबा के बताते हैं कि भैया वो बूढ़े बाबा मुझे 2 रात से दिखाई दे रहा है। आखिरकार भैया थोड़ा डरे होते हैं। अब जबरदस्ती उसको जितेंद्र को लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं। वहाँ देखने के बाद में तांत्रिक बाबा कह देते हैं कि नहीं, इस पर कोई दुष्ट आत्मा कोई असर नहीं है। और तब जा कर के बड़े भैया के साथ मिल कर के अपने नए घर का निर्माण कराते हैं। मतलब जितना पैसा था सब कुछ तो खर्च नहीं हुआ, उसमें से कुछ पैसा बचता है और उस पैसे से अपने लिए एक सेकेंड हैंड अब ट्रक खरीदते हैं। खुद का अपना ट्रक है। अब पत्नी जो रूठी हुई थी अब अपने नए घर में आ चुकी है। मतलब जो उस प्रेतात्मा ने वादा किया था अपनी वचन को अच्छी तरह से निभा दिया था। वो इंसान नहीं थी कि वो अपनी वचन दे करके भूल जाए, वो एक प्रेतात्मा थी। ऐसा ही विचार जितेंद्र जी का था। और उसके बाद जितेंद्र जी बताते हैं कि कभी भी वो प्रेतात्मा औरत हमारे पास कभी नहीं आई, ना हमारे घर में, ना हमें रास्ते पर मिली। हाँ,
वो बूढ़े बाबा जो मैं उसको भोग देता था अनजाने में, वो कई रात मुझे दिखा था। लेकिन मैं उस जगह पर अब भोग देता नहीं था, ना दारू पीता था, तो उसके बाद वो दिखना बंद हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जितेंद्र जी की भेजी हुई। ये कहानी और ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, अपनी कोई आप बीती है, अगर आप मेरे को भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।